सपनों का जाल। बहुत समय पहले जब दुनिया में इंसानों की जिंदगी प्रकृति के करीब थी, तब हर चीज का अपना एक विशेष महत्व हुआ करता था। पेड़, जानवर, हवा, पानी, सब कुछ किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अपने जीवन के हर पहलू में प्रकृति से सीखते थे। और उन सब के बीच एक खास चीज थी जो इस गांव के बच्चों की नींदों को सुरक्षित रखती थी। एक जादुई चीज जिसे वे सपनों का जाल कहते थे। राधा अपनी माँ अम्मा के साथ झोपड़ी के अंदर बैठी थी। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी और खिड़की पर लगे सपनों का जाल हल्का हल्का हिल रहा था। राधा को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में डर था। कुछ दिनों से उसे बुरे सपने आ रहे थे और वो अम्मा से इसके बारे में पूछना चाहती थी। अम्मा, मुझे रोज रात बुरे सपने क्यों आते हैं? मैं सोने से डरने लगी हूँ। बेटी, ये सपनों का जाल है ना, ये तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। क्या तुम इसकी कहानी सुनोगी? कहानी? सपनों का जाल? ये कैसे काम करता है अम्मा? अम्मा ने राधा को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे से कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे सभी लोग प्यार से दादी कहते थे। दादी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, अच्छे दिन भी और बुरे दिन भी। ये गांव के सभी बच्चों की बहुत देखभाल करती थी और हमेशा उनके अच्छे भविष्य की कामना करती थी। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और कहा, दादी, हम रोज रात बुरे सपने देखते हैं। क्या आप हमें उनसे बचने के लिए कोई तरीका बता सकते हैं? बुरे सपने? हाँ, सपने तो हमारे मन का ही एक हिस्सा होता है, पर बुरे सपने हमें डराते हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे तुम अपने अच्छे सपनों को बचा सकते हो और बुरे सपनों से दूर रह सकते हो। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा भर गई। वे उत्सुक थे कि दादी क्या बताने वाली है। कैसे दादी, हमें बताइए। सपनों का एक जाल बनाओ। ये जाल तुम्हारे सोते समय अच्छे सपनों को पकड़ कर रखेगा और बुरे सपनों को बाहर निकाल देगा। जब सुबह की रोशनी जाल पर पड़ेगी तो बुरे सपने खुद ही जलकर हवा में गायब हो जाएंगे। दादी ने बच्चों को सपनों का जाल बनाना सिखाया। उन्होंने कहा, इस जाल को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक वृत्त बनाना होगा। ये वृत्त हमारे जीवन के अनंत चक्र का प्रतीक है। फिर इसके भीतर धागों से जाल बुनो। ये धागे तुम्हारे जीवन की अच्छी और बुरी घटनाओं को दर्शाते हैं और बीच में एक छोटा सा छेद छोड़ो ताकि अच्छे सपने अंदर आ सके। इसके नीचे पंख लगाओ। ये पंख तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम का प्रतीक है। बच्चों ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और अपने अपने सपनों का जाल बनाना शुरू किया। वे पेड़ों से पत्तियां और शाखाएं लाए, रेशम के धागे लिए और बड़ी ही श्रद्धा से अपने सपनों का जाल बुनने लगे। जब सभी जाल बनकर तैयार हो गए तो दादी ने उन्हें अपने घरों के दरवाजे के पास लटकाने को कहा। अब देखना, ये जाल तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। राधा ध्यान से सुन रही थी और उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा जहां उनके सपनों का जाल हल्का सा हिल रहा था। उसे याद आया कि उसने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही जाल बनाया था और वो मुस्कुरा उठी। अम्मा, क्या मेरा जाल भी मुझे बुरे सपनों से बचाएगा? हाँ, बिल्कुल। सपनों का जाल बुरे सपनों को पकड़ लेगा और वे कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम्हें खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करती हो तो कोई भी बुरा सपना तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अगली सुबह राधा ने खुशी खुशी अपनी माँ को बताया कि उसे पहली बार कई दिनों में एक मीठा सपना आया था। सपने में वो एक सुंदर बगीचे में खेल रही थी जहाँ रंग बिरंगे फूल थे और पक्षियों की मधुर चहचहाट थी। अम्मा, आज रात मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया। मैं एक सुंदर बगीचे में खेल रही थी। देखा, सपनों का जाल तुम्हें बचा रहा है। लेकिन याद रखना, ये जाल केवल एक प्रतीक है। असली जादू तुम्हारे विश्वास में छिपा है।
अगर तुम खुद को मजबूत मानोगी तो कोई बुरा सपना तुम्हें नहीं डरा सकता। सपनों का जाल केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और विश्वास का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने अच्छे विचारों और सकारात्मकता को थामे रखना चाहिए। ये कहानी बताती है कि जब हम अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचानते हैं तो कोई भी डर या बुरा सपना हमें परेशान नहीं कर सकता। और इस तरह सपनों का जाल ने केवल बच्चों की बल्कि हमारी सभी सपनों की रक्षा करता है। बेचारी मनहूस लड़की आरती काफी अरसे बाद अपने गांव तारापुर लौटी थी। हवेली में पसरा सन्नाटा देखकर उसका कलेजा धक कर गया था। एक अनजान सी आशंका फन काढ़ी खड़ी हो गई थी। पूरी हवेली सुनसान पड़ी थी, जैसे लग रहा था अरसों से वहां कोई रहता ही नहीं हो। मुरली, रमा काकी का बेटा, उसका बाल सखा हवेली की देखभाल करता था। उसने देखा तो, अरे आरती दीदी आ गई। कैसे हो मुरली? ठीक ही है। मुरली ने लपक कर आरती का बैग अपने हाथ में ले लिया। उसके आने की सूचना नई माँ को देने चला गया। उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। हवेली बदरंग हो गई थी। द्वार पर सूखे पत्तों का ढेर लगा था। दीदी, अम्मा जी तो सो रही हैं। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग? सुभाष बाबू तो 4 साल से जेल में हैं। जेल में? आपको नहीं पता? वो तो मैनेजर को गोली मारकर जेल में बंद है। ये सब कब हुआ? मालिक के मरने के 1 महीने पहले ही तो गोली मारी थी। और अजीत कहाँ है? गांव के किसी बगीचे में पीकर लुढ़के होंगे। सुभाष ने गोली क्यों चलाई? क्या बताएं दीदी, अम्मा जी को उस मैनेजर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखते ही खून खौल उठा था उनका। अम्मा कहाँ है? और अजीत और सुभाष की शादी हुई कि नहीं? अजीत बाबू शादी किए थे, पर अम्मा जी उस बेचारी को भी टिकने नहीं दी। 4 महीने में ही चली गई। अच्छा चलो, कुछ खिला दो, बड़ी भूख लगी है। आपके लिए दाल भात और कटहल बना है। जल्दी से परोस दो। वो बरामदे में पड़े तख्त पर बैठ गई। मुरली ने खाना लगा दिया। मुरली की पत्नी गुलाबी गरम रोटियां सेंक रही थी। आरती को चूल्हे की सींकी हुई घी लगी गरम रोटियों का स्वाद ही भूल गया था। खाना खाकर उठी तो, जाकर देखो अम्मा उठ गई है क्या? जी अभी देखते हैं। मुरली वापस आया तो, नहीं, अभी सो रही हैं। आप आराम करिए, उठेंगी तो हम बता देंगे। आरती ऊपर के कमरे में चली गई, जो कभी उसका कमरा हुआ करता था। मुरली ने झाड़ पोंछ कर नई चादर बिछा दी थी। पलंग पर लेटते ही पिछले 15 साल पहले का अतीत आंखों के सामने घूम गया। बाबूजी गांव के प्रधान थे। पैसे रुपए की कमी नहीं थी। पहले का जमींदार का पैसा था। उनका खूब रौब था। आरती माँ पिता की इकलौती संतान थी। माँ बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पता नहीं क्यों बाबूजी से बहुत डरी सहमी रहती। वो 6 साल की थी तभी माँ चल बसी थी। साल भर बाद ही बाबूजी ने दूसरा विवाह किया। नई नवेली पत्नी को आते ही उनका रोबीला व्यक्तित्व पता नहीं कहाँ चला गया। रमा काकी ना होती तो शायद आरती भी अपनी माँ के पास चली गई होती। रमा काकी विधवा थी। उन्होंने उसकी माँ के जाने के बाद से ही उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। एक दिन, सुनते हैं दिन रात उसी गवार छोकरे मुरली के साथ खेलते ही रहती हो। कुछ गुण सहूर सीखो अपने माँ से। आरती का अबोध मन कुछ भी समझ न पाता। उल्टे माँ के आंचल में छुप जाने को मचलता रहता। परंतु नई माँ के पास जाते ही वो कुत्ते की तरह दुत्कार देती। मुझसे मत सटा करो, तुम्हें देखकर मेरी आंख फूटती है। जाओ यहाँ से, रमा काकी को ही अपने नखरे दिखाओ, मनहूस कहीं की। आरती भागकर रमा काकी की आंचल में दुबक जाती। रमा काकी का बेटा मुरली उससे उम्र में 1 साल ही छोटा था। स्कूल से आकर दिन भर उसी के साथ ही खेलती रहती थी। एक दिन, तुम्हारी नई माँ तुम्हारे लिए भाई लाएगी, तुम दोनों खूब खेलना। ये सुनकर आरती बहुत खुश हुई थी, पर नई माँ ने तो उसे बच्चे को हाथ भी न लगाने दिया था।
रमा काकी भी दिन भर भाई की देखभाल में लगी रहती। एक बार उसने रमा काकी की मदद से भाई के लिए अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से नन्हे नन्हे लाल मोजे बनाए, जिन्हें देखते ही खबरदार जो मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा, इतना कहकर उन्होंने वो मोजे खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। उसका दिल रो उठा था। एक बार वो सुबह स्कूल जाने के लिए, रमा काकी मेरा जूता कहाँ है, नहीं मिल रहा है। क्यों चिल्ला रही हो आरती? कितनी बड़ी हो गई हो, खुद स्कूल जाने के लिए तैयार भी नहीं हो सकती। हर काम के लिए नौकर चाहिए। देख नहीं रहे हो वो बच्चे को गोद में उठाए हुए हैं, तुम्हारी माँ सो रही है। आरती की आंखों से बड़े बड़े आंसू ढुलक कर गालों पर गिर गए थे। दूसरे भाई के जन्म के समय तक वो काफी समझदार हो गई थी। छोटे भाइयों अजित और सुभाष से उसे दूर ही रखा जाता था। एक दिन उसने नई माँ को कहते सुना, अपनी मनहूस शक्ल देख मेरे बच्चों को दीदे फाड़ फाड़ कर देखती है तो मेरा जी करता है उसकी आंखें ही फोड़ दूं। उस दिन से आरती ने उनकी तरफ जाना भी छोड़ दिया था। नई माँ चाहती थी कि नौकर चाकर होते हुए भी सारे काम वही करे। नौकर तो सिर्फ उनके और उनके बच्चों के लिए ही थे। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई थी। उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसके बाबूजी नई माँ के ही कानों में सुनते और उन्हीं की आंखों से देखते थे। उसने 10वीं अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। तब तक उसे अच्छी तरह से सगे और सौतेले का फर्क समझ में आ गया था। दोनों भाई भी बड़े हो गए थे, पर वो भी उसको देखते ही मुंह घुमा लेते थे। नई माँ ने उन बालकों के मन में भी उनके लिए नफरत के बीज बो दिए थे। इसलिए उसने अपने आप को ऊपर वाले कमरे के भीतर ही बंद कर लिया था। सिर्फ पढ़ने के अलावा वो किसी काम को हाथ भी न लगाती थी। इधर कुछ दिनों से बाबूजी भी नई माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाते। पढ़ लिखकर अफसर बनने का सपना देख रही है, मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। पता नहीं बाबूजी ने उनके कहे ये वाक्य सुन लिए थे। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए बनस्थली भेज रहा हूँ, तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना? क्या करूँगी पढ़ लिख कर, आगे जाकर चूल्हा चौकी ही तो संभालना है। मैं आज तक तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, मेरी इतनी सी बात मान लो, यहाँ से दूर चली जाओ। पता नहीं क्यों बाबूजी का दिल उसके प्रति पसीज गया था। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए नैनीताल भेज दिया था। किसी की सिफारिश से नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। वहीं हॉस्टल में उसके रहने की भी व्यवस्था हो गई। बाबूजी हर महीने पैसे मनी ऑर्डर कर देते थे। आरती बहुत खुश थी। छुट्टियों में सभी लड़कियां घर जाने को उतावली रहती, पर वो अपनी सहेली के साथ उसके घर चली जाती। उसने 12वीं पास कर लिया था। मेडिकल की परीक्षा में भी उसका नाम आ गया था। तभी मुरली की चिट्ठी आई कि रमा काकी मर गई। सुनकर बहुत रोई थी वो। एक बार घर चली जाती हूँ, मुरली को भी सांत्वना की जरूरत होगी और बाबूजी को देखने का बहुत मन कर रहा है। उसने टिकट करवा लिया था। घर पहुंचकर बाबूजी की दशा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया था। कितने कमजोर हो गए थे। बाबूजी अपने कमरे में अकेले ही लेटे थे। उसको देखते ही, तुम पूरे 2 साल के बाद आई हो? जी बाबूजी, आपको इतने दिनों से नहीं देखा था, इसलिए आ गई। दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद करके उनके पास ही बैठ गई थी। बाबूजी बीमार लग रहे थे। उन्होंने उठकर अलमारी खोली और उसमें से कुछ कागजात निकालकर उसके हवाले कर दिया। मेरी बची कुची जमा पूंजी के कागजात हैं। ये बैंक की पासबुक है। इस अलमारी की चाबी मेरी जनेऊ में रहती है तो इसीलिए बच गया है। मैं खुद तुम्हें बुलवाना चाहता था पर साहस नहीं जुटा पा रहा था। तुम जब तक पढ़ना चाहो तब तक पढ़ सकती हो। बाकी सब कुछ इस औरत ने हमारे कृतज्ञ मैनेजर से मिलकर अपने नाम करवा लिया है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें दोबारा नहीं जाने देगी। पर बाबूजी आप... तुम मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम पर होते अत्याचार देखकर भी आंखें नहीं खुली। उन पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। बाबूजी की आंखें भर आई थी। वो उल्टे पैर वापस आ गई थी। तभी मुरली दिख गया। मुरली उसको देखते ही रो पड़ा। दीदी, मालिक से मिली क्या? वो भी ना जाने किन कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐसे मत कहो मुरली, उनका ध्यान रखना। आप अगर नहीं जाती तो वो औरत आपको हवेली से निकाल देती। मेरी माँ तो कूड़ कूड़ कर मर गई। अभी तो उस मुँह मैनेजर के साथ
सैर सपाटे को गई होगी। बाबूजी दिन रात खांसते रहते हैं, वो तो कभी कमरे में झांकने भी नहीं आती। उसके बाद आरती कभी गांव नहीं गई थी। बाबूजी के मरने की खबर भी उसे मुरली ने ही दिया था। अब किसके लिए जाऊं? कोई नहीं है मेरा वहाँ। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने जयपुर से सरकारी अस्पताल में नौकरी कर ली थी। अब तो उसका अपने नर्सिंग होम था, पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं था। वो 15 सालों बाद नई माँ की चिट्ठी पाकर पहली बार आई थी। तभी दीदी, अम्मा जी उठ गई हैं। आरती भारी कदमों से उनके कमरे में गई तो वो नजरें नीचे किए बैठी थी। उसने पैर छुए तो, आरती, हमें माफ नहीं करोगी बिटिया? हम माफ करने वाले कौन होते हैं माँ? माफी तो ऊपर वाला ही देता है। क्यों बुलाया था? कोई काम था? मेरी क्या औकात? मैं तो मनहूस हूँ। बिटिया, हम बर्बाद हो गए। हमारे अपने लालच और लाड़ प्यार ने ही मेरे बच्चों को हमसे छीन लिया। तुम ही कुछ कर सकती हो, अपने भाइयों की मदद कर दो। माँ, मैंने तो आज तक सिर्फ आपकी नफरत ही देखी है। नफरत और स्वार्थ का बीज तो आग का ही बोया हुआ है। मैं बचपन से ही आपके और छोटे भाइयों के तो मीठे बोलों के लिए ही तरसती रही। अगर मैं यहाँ रही होती तो मैं भी किसी कोने में पड़ी अपने भाग्य पर आंसू ही बहा रही होती। मुरली को अपना बैग लाने को कहकर आरती वहाँ से निकल पड़ी। 3 साल बाद आरती के प्रयास से सुभाष अपनी सजा 2 साल पहले ही काट कर आ गया था। आरती जेल से रिहाई वाले दिन सुभाष को लेने गई। आरती ने उसे बात भी नहीं की। दीदी, आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम्हारे दिल में तो हमारे लिए नफरत ही तो भरी हुई थी ना। दीदी, हम तो बच्चे थे, हमें जो सिखाया गया वही सीखा, पर आप तो बड़ी थी, आपने क्यों नहीं कुछ बदलने के लिए कोशिश की? शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। दोनों भाई बहन गले लग गए। सुभाष, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नर्सिंग होम संभालने में तुम मेरी मदद करोगे। सुभाष ने नर्सिंग होम का काम बखूबी संभाल लिया था। अजीत को उसने नशा मुक्ति सेंटर में भर्ती करा दिया था। वहाँ से पूरी तरह ठीक होकर अब अजीत ने गांव की खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। कहीं ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी गाया जा रहा था, कहीं बंधन वार सजाए जा रहे थे। अजीत की पत्नी भाग भाग कर आरती और सुभाष की मेहंदी और हल्दी की रस्मों की तैयारी कर रही थी। नई माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। नफरत जिंदगियां बर्बाद कर देती है, पर प्रेम जिंदगी संवार देता है। मैं बहुत देर से समझ पाई। तूने मुझे ये बात समझा दी। दोनों की आंखें नम हो गई थी। शाम का समय था। रुद्रपुर गांव के सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी पौ पौ की आवाज सभी बच्चों का ध्यान उधर खींचता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आया। चलो चलो सब आइसक्रीम खाते हैं। याहू, मेरा फेवरेट आइसक्रीम वाला आ गया। मीना रुको, मैं भी आई। सभी बच्चे दौड़कर जाकर आइसक्रीम वाला को घेर लेते हैं, लेकिन स्वाति और सोना दोनों बहनें मैदान में ही खड़ी रह जाती है। फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दी। तभी पीछे से आवाज आता है, आ जाओ बच्चे, उधर क्यों जा रहे हो? तुम भी आइसक्रीम ले लो। नहीं चाचा, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। चल स्वाति, घर चल, माँ घर पर अकेली होगी। हाँ हाँ चाचा, हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हमें घर पर काम है। तभी सोना और स्वाति के पिताजी जोगिंदर, जो बैलगाड़ी चलाते थे, वहाँ से गुजर रहे थे। ओ आइसक्रीम वाले भैया, तनिक अपना दुकानिया आगे बढ़ाइए। अरे हमारी बैलगाड़ी के आगे निकले दो। इन लइकन के भीड़ आइसक्रीम खा के ही छठी है यहाँ से। क्या करबा हो भैया, हमारा कस्टमर तो यही बच्चे हैं। ये बाबू लोगन जरा बगल में हट जा, बैलगाड़िया निकल जाए दो। हाँ अब ठीक बा, चल मेरे हीरा मोटी, सरपट चल। हो हो हो। अरे सोना स्वाति, तुम भी आकर आइसक्रीम खा लो। ये आइसक्रीम वाले भैया, इन दोनों को भी आइसक्रीम दे दो। अरे भैया, हम तो कब से कहत रही कि आके आइसक्रीम खा लो। सब बच्चे खात है तो खा लई, पैसा तो बाद में मिलत रही। पर ये बच्चियां
मानत ही नहीं। जोगिंदर दोनों बहनों को अच्छा वाला आइसक्रीम खिलाते हुए बैलगाड़ी पर बैठकर घर ले आता है। दोनों बहनें आइसक्रीम खाकर बहुत खुश हो जाती है। माँ माँ देखो पिताजी आ गए। हम दोनों बहनें पिताजी की बैलगाड़ी पर आए हैं। पिताजी ने हमें अच्छा वाला आइसक्रीम भी खिलाया। हाँ माँ, मलाई वाला आइसक्रीम बहुत ठंडा और मीठा था। तू खाती तो इस गर्मी में तुम्हें भी ठंडक मिलता। काश हम अमीर होते तो रोज हम ढेर सारे आइसक्रीम खाते। अच्छा कोई बात नहीं कमली, रविवार को सेठ पैसा देगा तो तुम्हें भी मलाई बर्फी खिला दूंगा। हमें नहीं खाना आपकी आइसक्रीम, पहले हमें कर्जा खत्म करना है। घर गिरवी रखी है, किसी तरह पेट काटकर सेठ से घर छुड़वाना है। सब्जी लाए हैं, मैं बोली थी ना कि सब्जी लेते आइएगा। अरे कमली, मेरे पास कुछ 40 रुपए ही थे। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, तभी मेरी नजर सोना और स्वाति पर पड़ी। बेचारी मन को मारकर घर लौट रही थी, तो मैंने उन्हें उसी रुपए का आइसक्रीम खिला दिया। वाह, अब क्या बनेगा, क्या खाओगे? अरे आज शनिवार है, क्यों ना खिचड़ी बनाया जाए। पर तुझे तो खिचड़ी नहीं पसंद, तू क्या खाएगी? मेरा क्या है, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। सोना और स्वाति को बहुत दुख होता है कि उन्होंने सब्जी के पैसे का आइसक्रीम खा लिया। सोना बोलती है कि कल रविवार है और रविवार को माँ का व्रत है। माँ आज भी नहीं खाई और कल भी भूखी रहेगी। दोनों रोते रोते सो जाती है। कल दोपहर में, स्वाति जल्दी आओ, देखो ना माँ कैसे लेटी हुई है आंगन में। माँ माँ, क्या हुआ तुम्हें? क्यों लेटी हो यहाँ? उठो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। कल भी तुमने नहीं खाया और आज भी भूखी हो। छोड़ दो ये व्रत, इतने दिन से कर रही हो, लेकिन हम गरीब के गरीब ही है। ऐसा नहीं कहते बेटी, व्रत तो हम शांति के लिए करते हैं, मन की शुद्धि के लिए करते हैं। लेकिन हम अमीर क्यों नहीं है? पिताजी इतने मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी धूप बरसात सभी दिन काम करते हैं, फिर भी हम गरीब ही है। कमली के पास स्वाति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो जाती है। अब चुप भी रहो स्वाति, माँ को आराम करने दो। तुम पंखा झेलो और मैं पैर दबा रही हूँ। इसी तरह गरीबी में उनकी जिंदगी चल रही थी। आइसक्रीम वाला रोज गांव में आता, सभी बच्चे खाते, लेकिन दोनों बहनें मन को बहलाकर रह जाती। एक दिन, दीदी क्या तुम्हें उस दिन वाला आइसक्रीम का स्वाद याद है? कितना टेस्टी था। क्या हम लोग फिर कभी आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे? ऐसी बात नहीं है, जब पिताजी के पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अरे पिताजी आ गए। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए पिताजी? वो बेटा फटाफट तैयार हो जाओ, आज सेठ जी के बेटी की जन्मदिन है, पूरे परिवार के साथ आने को बोला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इन दोनों को लेकर चले जाइए। दोनों बहनें पिताजी के साथ पार्टी में पहुंचती है। पार्टी बहुत शानदार थी। अगल बगल गांव के रईसों के बच्चे कीमती कपड़े पहन आए हुए थे। केक काटने के बाद स्वादिष्ट खाना खाकर सभी आइसक्रीम के मजे ले रहे थे। दोनों बहनें आइसक्रीम के ठेले के पास जाती है। आइसक्रीम वाले भैया, हमें भी एक आइसक्रीम देना। अरे तुम लोग पार्टी में कैसे घुस आए? पता नहीं कि यहाँ पार्टी चल रही है? पता है, मेरे पिताजी के सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तभी तो हम आए हैं। ठीक है, उधर साइड में रहो, जब इन लोगों से बचेगा तब तुम्हें देंगे। भैया एक ही आइसक्रीम दे दो, हम उसी में बांट कर खा लेंगे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई एक आइसक्रीम लेने वाली। कभी अपने पैसे से आइसक्रीम खाई है? मुफ्त के खाने के लिए पूरा परिवार दौड़ चली आई। सोना को बहुत बुरा लगता है। वो स्वाति का हाथ पकड़ खींचते हुए अपने पिताजी के पास आती है। फिर सभी घर चले आते हैं। दोनों बहनों को नींद नहीं आती है। तुम्हें बहुत मन था ना आइसक्रीम खाने की? हाँ दीदी, लगता है इस जन्म में हम कभी आइसक्रीम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं सोचते पगली, रात 2 बज रहे हैं, चल सो जा। बाहर बादल गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है।
कल माँ को भी पिताजी डॉक्टर से दिखाने ले जाएंगे। दीदी गर्मी लग रही है, चलो ना थोड़ी देर आंगन में बारिश को देखते हैं। ठीक है चल। दीदी वो सफेद बादल को देखो, काले बादलों के बीच कैसे चमकते हुए आ रहा है, मानो आइसक्रीम का ठेला हो। तू आइसक्रीम भूल ही नहीं सकती, अब बादल में भी तुम्हें आइसक्रीम नजर आ रही है। थोड़ी देर में बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। दीदी देखो बर्फ के गोले, मैं ना कह रही थी कि आइसक्रीम के ठेला जैसा बादल है। काश ये बर्फ मलाई से मिलकर आइसक्रीम बनकर हमारे आंगन में बरसता। तभी जोरदार बिजली चमकती है और बादल गरजता है। उसके साथ ही सोना और स्वाति का आंगन में आइसक्रीम का बारिश होने लगता है। दीदी ये देखो आइसक्रीम, सचमुच भगवान देर सवेर हमारी बातें सुन लेते हैं। वाह सचमुच, खाकर देखना, इतना टेस्टी आइसक्रीम आज तक नहीं खाए हमने। वो देखो वही सफेद बादल का आइसक्रीम ठेला से ये आइसक्रीम हमारे यहाँ गिर रहा है। दोनों बहनें खूब आइसक्रीम खाती है और मटके में भरकर रख लेती है। सुबह जोगिंदर कमली को लेकर डॉक्टर से दिखाने शहर जाता है। डॉक्टर बोलता है कि कमली को कैंसर है, अभी शुरुआत ही है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में मरीज को बचा पाना मुश्किल है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। डॉक्टर क्या बोले पिताजी, माँ का तबीयत को क्या हुआ है? डॉक्टर बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल है। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। पता नहीं, अब तो भगवान ही मालिक है। तभी आइसक्रीम वाला दरवाजे पर आवाज लगाता है, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो। स्वाति दौड़कर अंदर से आइसक्रीम वाला मटका ले आती है। आइसक्रीम वाले चाचा 1 मिनट रुकना, ये मटके में कुछ आइसक्रीम है, इसको बेचकर पैसा दे दीजिए, हमारी माँ का ऑपरेशन करवाना है। अरे वाह बेटा, मैं 40 वर्षों से आइसक्रीम बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा टेस्टी आइसक्रीम आज तक नहीं देखा। लाओ, मैं बेचकर तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा। शाम को आइसक्रीम वाला 300 रुपए लाकर देता है। सभी आंगन में बैठे थे। तभी दीदी देख लो, कल वाला वही सफेद आइसक्रीम ठेला वाला बादल। अरे हाँ, सचमुच वही बादल है। विश्वास नहीं हो रहा, वो हमारे तरफ हो आ रहा है। हाँ दीदी, काश आज भी हमारे आंगन में आइसक्रीम की बारिश हो जाए। पिताजी हट जाइए बादल से, कुछ गिर रहा है। कुछ नहीं पगली, ध्यान से देख, आइसक्रीम है। वाह, हे भगवान, मेरा पूरा आंगन आइसक्रीम से भर दीजिए। कसम से एक भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, सारा बेचकर माँ का ऑपरेशन करवाऊंगी। सारा आंगन आइसक्रीम से भर जाता है। जोगिंदर सुबह में आइसक्रीम वाला चाचा को बुलाकर ले आता है। चाचा अगल बगल के सारे आइसक्रीम ठेले वाले को बुलाकर ले आते हैं। टेस्टी आइसक्रीम हाथों हाथ साफ हो जाता है। सभी जमकर कमाते हैं। अब रोज जादुई बादल आइसक्रीम का ठेला जोगिंदर के आंगन को आइसक्रीम से भर देता है। अब सोना स्वाति ब्रांड आइसक्रीम का ठेला शहरों में भी धूम मचा देता है। कमली का ऑपरेशन भी हो जाता है।